हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक के सारे वीडियोस में एक और वीडियो ऐड कर रही हूँ हमारी टूर का। हमारी जर्नी जो है वो इस बार लखनऊ से नेपाल तक की है। ये हमारा फैमिली टूर था और ये भी अपने बाई रोड किया था। इस वीडियो में मैं आपको रास्तों के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ ताकि जो मिस्टेक्स हमने की है वो आप ना करें। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सुबह 6 बजे से। 6 बजे हम लखनऊ से निकले। तो नेपाल जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते आपको मिल सकते हैं। एक आपका गोंडा बहराइच होते हुए, दूसरा आपका गोरखपुर सिद्धार्थ नगर होते हुए। सिद्धार्थ नगर से आपको सोनौली बॉर्डर मिलेगा और ये गोंडा और बहराइच से आपको बढ़ेनी बॉर्डर मिलेगा। तो हमने किसी की एडवाइस पे बढ़ेनी बॉर्डर से जाना सही समझा, तो हम उधर से ही जा रहे थे। तो ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक थी, क्योंकि अगर हम सोनौली बॉर्डर से जाते तो हमारे रूट चेंज होते हैं। फिलहाल हमने इस ट्रैवल को कंप्लीट करते हुए नेपाल बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है। इस वीडियो में हम बॉर्डर को टच करने वाले हैं। बॉर्डर पर पहुंचते ही आपको 3 काम करने हैं मेन। सबसे पहले आपको आपकी गाड़ी का भंसार बनवाना होगा, जो कि बॉर्डर पर ही बनता है, और इसे संभाल कर रखें क्योंकि जब आप नेपाल से लौटेंगे तो ये चेक भी होगा। सेकेंड, आपको करेंसी चेंज करवानी चाहिए। थर्ड, आपको यहाँ का सिम ले लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद आपका जो नेटवर्क है वो चला जाएगा और आप उसके आगे अपना नेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपने व्हाट्सएप से दूर हो जाएंगे और मैप भी नहीं चला पाएंगे। किसी अदर कंट्री, किसी अदर जगह पे जाने पे आपको मैप बहुत यूज़ आता है, बहुत काम आता है। तो ये रहा हमारा भंसार। इसके जस्ट बाद हमने सिम वगैरह ली, अपनी करेंसी चेंज कराई, हम आगे बढ़ गए। उसके बाद हमारे नेटवर्क चले गए। नेटवर्क चले जाने की वजह से मैप हम बहुत ज़्यादा चला भी नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने वहाँ के लोकल लोगों से हेल्प ली रास्ते को पूछने के लिए। इसी के साथ हमें भूख भी लग गई है, तो अब आगे जा कर के हम एक जगह पे खाना खाने के लिए रुकेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप करेंसी चेंज नहीं कराते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडियन करेंसी भी वहाँ पे एक्सेप्ट होती है, जो कि हमारा रेट, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू 1.6 से ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका पैसा एक्सचेंज हो जाएगा। अंदर भी होता है और लोग लोकल शॉप वाले भी आपसे पैसे ले लेते हैं। तो यहाँ हम लुम्बिनी ढाबा है, यहाँ पर रुके। हमने यहाँ पे अपना लंच खाया। हाँ, लंच खाया क्योंकि लगभग 12 से 1 बजे तक हम नेपाल के अंदर थे। नेपाल के अंदर तो हम 11 बजे ही थे, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 12, साढ़े 12, 1 बज गया था। तो लंच हमने कर लिया। लंच करने के बाद बहुत लंबा सफ़र था, बिकॉज हमने एक गलत रूट ले लिया था जो कि नारायण घाट के लिए था। बुटवल होते हुए नारायण घाट की तरफ अगर हम बढ़े तो वो रूट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अप्रॉक्स 1 से 2 साल उस रास्ते को अवॉइड करें। यहाँ पे रात हो चुकी है और हम अपने होटल पहुँच गए हैं। ये जर्नी हमारी 12 से 14 घंटे की थी, इवन ज़्यादा ही थी। तो नव्या का बर्थडे है, रात में हम सभी तैयार हो रहे हैं उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। नेपाल के अंदर जो हमारा फर्स्ट डे था वो सिर्फ जर्नी में निकल गया और रात में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सारे लोग सो गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे क्योंकि हमें जाना था मनकामना देवी जी के मंदिर, जो कि यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये हम निकल चुके हैं। ये रास्ता है हमारे मनकामना देवी मंदिर का। तो इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। तो इसी के साथ यहाँ का जो एक चीज़ थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन और मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, कि यहाँ पे जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ पे किसी जानवर की, जैसे बकरी के बच्चे की या मुर्गी की या बर्ड्स की बलि दिलवाते हैं। तो ये यहाँ बहुत कॉमन है, इवन ये नेपाल में बहुत कॉमन है। तो यहाँ एंटर करते ही मैंने ये चीज़ देखी, लोग बकरों को लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस में बर्ड्स को लेके जा रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसको देखकर मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई, थोड़ा सा मेरा रोना भी स्टार्ट हो गया था, बिकॉज मैं इन सब मामलों में बहुत इमोशनल हूँ। तो खुद को सही कर लेने के बाद ये एक वीडियो मैं बात की बना रही हूँ। तो अभी यहाँ से मैं दिखाऊंगी कि कैसे, कितना मुश्किल है मनोकामना मंदिर देवी के दर्शन पाना, और अगर आप इसे पाते हैं तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मगर माता रानी चाहेंगी तो मैं दोबारा फिर से वहाँ जाना चाहूँगी। और यहाँ पे टिकट्स ले लेने के बाद
अब हमारी जो असली लड़ाई है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी। मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे आपको लाइन में ही खड़े रहना है, वो भी सिर्फ केबल कार में चढ़ने के लिए। तो इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज श्रद्धालु ही इतने ज़्यादा हैं कि भीड़ तो बढ़नी ही है, इतनी मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ हम सब बड़े रेडी हैं, क्योंकि केबल कार के लिए जो टिकट्स थे वो हमने ले लिए। अब लाइन में हमें लगना है। लाइन में लगने के बाद ये रही लाइन, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। इसके बाद 1.5 घंटे की लाइन बाहर है, और एक हॉल पड़ेगा उसके बाद जहाँ से केबल कार मिलती है, वहाँ पे तो लगभग मतलब 1.5 घंटे, वहाँ भी मान लीजिए आप, तो लगभग 3 घंटे केबल कार में बैठने से पहले ही हम अपने लगा चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे ये लाइन कम होती गई, क्योंकि केबल कार का जो कनेक्शन है वो बहुत फास्ट है, फटाफट लोग बैठते हैं, फटाफट उस पर चढ़ते हैं। तो लेकिन फिर भी लोग इतने ज़्यादा हैं तो टाइम लग गया। अब यहाँ पे केबल कार में हम बैठ चुके हैं, तो ये जो हाइट है ना, ये बहुत ऊंची है। मतलब जहाँ तक आपकी नज़रें जा सकती हैं, ये उतना ऊंचा पहाड़ था। और ये ऐसे एक ही पहाड़ नहीं थे, ऐसे लगभग 1 2 3 पहाड़, 2 पहाड़ के बाद तीसरे पहाड़ पे मनकामना देवी जी का मंदिर था। तो जैसे जैसे हम हाइट पे पहुंच रहे थे, तो जो कभी नहीं बैठे हैं वो जाहिर सी बात है इस पे घबरा जाएंगे, क्योंकि मैं पहले बैठ चुकी हूँ इसलिए मुझे आइडिया है। बाकी पार्थ तो छोटा सा बच्चा है, तो जाहिर सी बात है वो डर गया। वो डर गया, नव्या कूल थी, भैया भाभी भी कूल थे, लेकिन जिनको हाइट से डर लगता है उन्हें डर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच गए, फिर एहसास हुआ कि बहुत ऊंचा है। केबल कार कनेक्शंस वहीं पे होते हैं जहाँ पे कोई रास्ता बन नहीं पाता है, जो पहाड़ियाँ बहुत ऊंची और खड़ी होती हैं, तो केबल कार तभी बनाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे केबल कार के थ्रू लोग आते जाते हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर पहुँच रहे हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाऊंगी। यहाँ पे ये हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये रास्ता है, यहाँ भी बकरे वगैरह आपको बंधे मिलेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ सेक्रीफाइस करवाना बहुत कॉमन है, जो कि लोग अपनी इच्छा से करवाते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ लिए, और बढ़ने के बाद में जैसे ही मंदिर पहुँचे तो लगा हाँ सामने ही मंदिर है, दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी। जब इतना बड़ा मंदिर है जिसकी केबल कार में ही इतने लोग हैं, लोग मतलब 3.5 3 घंटे की लाइंस लग रही हैं, तो दर्शन इतनी आसानी से कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये जो आप वीडियो में दिखा रही हूँ, ये लोग खड़े नहीं हैं, ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये मनोकामना देवी मंदिर के अंदर जाने वाली लाइन है। ऐसे आप 10 जीने, 20 जीने, 40 50 60 70 80 200 जीने भी चढ़ जाओगे ना, तो भी ये लाइन ऐसी ही चलती रहेगी। और देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, दर्शन इतने आसान नहीं है। और हम जब गए तो हमारा नंबर सबसे पीछे लगा, सबसे पीछे जाकर के हम पहुँचे। इन लाइनों को भी हमने 3 से 3.5 घंटे में कवर किया। फिर जाकर कहीं दर्शन हुए, दर्शन करने के बाद मन बहुत खुश हुआ। उसी केबल कार में हमने फिर से ट्रैवल किया और हम नीचे आ गए। अब हम जो जर्नी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम काठमांडू के लिए। तो रात के 11 बज रहे हैं और अभी भी हम रास्ते में ही थे। तो काठमांडू पहुंचने के बाद लगभग हमें पहुंचते पहुंचते में लगभग 11 12 बज गए थे रात के। तो वहाँ पहुंचने के बाद हमने होटल लिया। होटल में हमने नाइट स्टे किया। सब इतना थके थे क्योंकि लगभग 6 साढ़े 6 घंटे हमने सिर्फ लाइन में ही गुजारे थे। और खैर दर्शन हो जाने के बाद ये सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हमने होटल लिया और हम सब सो गए। अगले दिन हम काठमांडू में कहाँ कहाँ घूमे ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। ये मेरा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।